मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे कि अपन को सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तो इसमें भी हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में अपन को देखना है। उसके बाद में पैटर्न्स क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। इनके अलावा हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और किस टाइप से अपन एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, किस टाइप से एक्सटिंक्शन होता है, कौन कौन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल नहीं, कौन कौन से स्पीशीज है जो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा रेड डेटा बुक को अपन किस टाइप से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कौन कौन से नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन इस चैप्टर को भी मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जब जब अपन ने पूरी कहानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़नी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी अपन बोलते किसको है, ठीक है। तो the sum total of all the varieties of living organism makes biodiversity. डाइवर्सिटी क्या होता है अपन को पता है, विविधता। और बायो का नाम ले लिया तो कोई बायोलॉजिकल चीज है, कोई भी जीवित चीज है, उनकी कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको मिलके अपन ने बोल दिया, ये वो सब लोग मिलके बना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट coined by ईओ विल्सन। ईओ विल्सन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं, इट इंक्लूड ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ। दैट इज डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम, ऐसे सारे टाइप के इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी emphasizes the interconnect interconnectedness and interdependence of living organism and their environment। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस वो किस टाइप से एनवायरनमेंट से कनेक्ट है, किस टाइप से उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, ये सारी चीजें अपन देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में भी बायोडाइवर्सिटी का अपने आप में इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। फिर अपन बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। इट इंक्लूड वेरिएशन इन द टाइप एंड नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी नाम से पता लग रहा है कि अपन कौन सी वाली डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं लेकिन किस लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन द टाइप एंड नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन और उसके टाइप को देखने के लिए अपन बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, ठीक है। ठीक है, and number of genes and chromosome percent in different species, ठीक है। The magnitude of diversity increase with the increase in environment parameters and size of the habitat। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि जीन्स और क्रोमोसोमल लेवल, क्रोमोसोम के लेवल पे अपन को विविधता के बारे में बात करनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में अपन बोल रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। इट हेल्प इवोल्यूशन और स्पेशिएशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। कोई भी नई स्पीशीज को इवोल्व होना है या उसका स्पेशिएशन किस टाइप से हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अडेप्टेशन टू चेंज एज पर द चेंजेस इन सराउंडिंग। जिस जिस टाइप से सराउंडिंग में चेंजेस होएगा उस टाइप से अपन को जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जेनेटिक डाइवर्सिटी के अलावा एक टर्म आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी अपन को नाम नाम से पता लग रहा है कि स्पीशीज लेवल पे विविधता के बारे में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इट describe the richness and varieties of species in a particular region. It is defined as the number of species per unit area. The richness of species explain the extent of biodiversity and provide several methods for comparing different sites. The richness of species depend on the condition of the climate. ये भी climatic condition पे depend कर रही है। ओवरऑल जितनी भी स्पीशीज पाई जा रही है, द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया में जितनी स्पीशीज पाई जा रही है, इस वाले एरिया में ज्यादा है कि इस वाले एरिया में, उस हिसाब से स्पीशीज डाइवर्सिटी को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद में डाइवर्सिटी के अगले टॉपिक, जैसे अपन ने जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी पढ़ी है, वैसी एक टाइप की डाइवर्सिटी और होती है, वो है इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। It describes the interaction and assemblage of species living together, the physical environment of that area. Ecosystem diversity relates to biotic communities, habitat, ecological processes to the in the entire biosphere. Okay. इकोसिस्टम लेवल पे अपन जब डिफरेंसेस देखने लग गए तो वो गई अपनी इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्मॉलर लेवल पे जो डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो है अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी। और वास्ट एरिया पे, वास्ट लेवल पे अपन जब डाइवर्सिटी या विविधता के बारे में बात करने लगते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब मान लो कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे सटीक लेवल पे अगर भी मेरे को किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, कि सबसे सटीक लेवल पे कि इनमें कौन सी वाली चीज ज्यादा डाइवर्स है, तो मैं इनमें इन तीनों में से मैं किस चीज को कंसीडर करूंगी? जेनेटिक को करूंगी, स्पीशीज या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को? तो मेरा आंसर रहने वाला है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी में अपन चीजों को जीन्स और क्रोमोसोम के लेवल पे स्मॉल स्केल पे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो अपन डिटर्मिनेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपना एक टॉपिक अगला दिया हुआ था पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स में, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे सब हेडिंग्स में अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लेटिट्यूड क्या होता है? ये जो अपनी अर्थ है, ठीक है, इस पे एक तो लेटी लाइंस होती है, ठीक है, वो हो जाएंगी लेटिट्यूड। और एक लॉन्ग खड़ी खड़ी लाइन में होगी, वो हो जाएगा अपना लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपको कभी नहीं भूलना है। लेटी लाइन है वो तो लेटीट्यूड है। ठीक है, और जो खड़ी खड़ी लाइन है, लंबी लंबी लाइन है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, उनको अपन बोल देंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लेटीट्यूड है 0 डिग्री, 23.5, 45, 60, 90, ठीक है, latitude gradient, the prominent pattern in the latitude gradient of biodiversity, which describe the trend of species richness decreasing from the equators towards the pole. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को डिफाइन करने के लिए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में अपन बात करेंगे। आइलैंड बायोजियोग्राफी की थ्योरी आई थी, उसके बारे में बात करेंगे। बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे और स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। स्पीशीज के इंटरेक्शन के बारे में मैंने आपको एक चैप्टर पीछे भी बताया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न आर आल्सो इन्फ्लुएंसेस बाय स्पीशीज इंटरेक्ट, सच एज कंपटीशन हो सकता है स्पीशीज के बीच में जब वो इंटरेक्ट कर रही है, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म की जा सकती है। इसके अलावा बायोजियोग्राफिक रीजन को देखो, ये भी अपने आप में थोड़ी सी अच्छी अलग चीज है कि अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट biogeographical regions characterized by unique species, assemblies, and evolutionary histories. These regions, such as tropical rainforest, temperate grassland, and coral reefs, etc., etc. ठीक है, इसके अलावा एक आती है आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी की थ्योरी क्या बोल रही है? Pattern of biodiversity on island based on factors such as
आइलैंड साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड एंड इमिग्रेशन या एक्सटिंक्शन रेट के बारे में बताएगी, ठीक है? ये सारे पैटर्न्स अपन ने अच्छे से देख लिए। अब बायोडायवर्सिटी के पैटर्न्स जब अपन ने देख लिए, अब क्या बायोडायवर्सिटी की कोई इम्पोर्टेंस भी है अपने एनवायरनमेंट में, या फिर ऐसे ही अपन इसके बारे में इतनी डिटेल स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके इम्पोर्टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ 5-7 पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंट को अच्छे से देखो आप, तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बायोडायवर्सिटी अलग-अलग टाइप की अपन को इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है? इकोसिस्टम सर्विसेज मान लो कि कहीं पे इकोसिस्टम को आप इमेजिन करो, कहीं पे पानी खराब है, लेकिन अब पानी खराब है तो अपन वहाँ पे जाके आरओ थोड़ी लगा देंगे कि यहाँ का पानी खराब है तो यहाँ पे आरओ लगा देते हैं, फिर ये पानी शुद्ध हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो इकोसिस्टम खुद अ, अपने नेचर को अपने आप ही ये सारी चीज़ें करनी होएगी, ठीक है? तो जितने ज़्यादा टाइप की बायोडायवर्सिटी होएगी, वो उस चीज़ में हेल्प करेगी, ठीक है? तो इस टाइप से इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। सोइल का फॉर्मेशन भी माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, मैंने आपको सक्सेशन के चैप्टर के टाइम में बताया था, ठीक है? इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस टाइप से चलती है, उसको उसके बारे में भी मैंने बताया था। उसमें भी बायोडायवर्सिटी अपने आप बायोडायवर्सिटी का अलग अपना अलग रोल प्ले कर रही है, ठीक है? इसके अलावा जेनेटिक रिसोर्सेज में भी बायोडायवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है? अब जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है? जितनी सुविधाएँ आज के फील्ड आज की टाइम में उठा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या फिर लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हो। लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ किस टाइप से, जैसे कि किसी भी डिज़ीज़ का अगर अपन को डायग्नोसिस करना है, तो अपन उसको ईज़िली लैब में टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये डिज़ीज़ है, इसके ये सिम्पटम्स है और इसमें ये ड्रग्स लेने से ये इस डिज़ीज़ से अपन निजात पा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बायोडायवर्सिटी अपना अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है, ठीक है? इसके अलावा मेडिसिन का मैंने आपको अभी बताया ही था। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैंने लास्ट सॉरी बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कैसे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डीएनए के नए-नए रिकॉम्बिनेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका किस टाइप से यूज़ ले रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में अगली बात आती है फूड सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? इसके अलावा मेडिसिनल रिसोर्सेज में भी बायोडायवर्सिटी अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है? बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी अपन को बायोडायवर्सिटी के थ्रू मिल रहे हैं और इसके अलावा कुछ लोकल क्या इवन अपने सबके ही बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज अपन ने बायोडायवर्सिटी से जोड़ रखी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अपन उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कभी अपने घरों में देखा होगा तुलसी की पूजा की जाती है, ठीक है? तो उसको तो अपन कभी तुलसी का वो जो पौधा होता है उसको कभी काटने तो जाएँगे नहीं, क्योंकि उसको अपन ने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ ऐड ऑन कर लिया है, ठीक है? पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, बड़ की पूजा की जाती है, उनको पवित्र मानने लग गए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? बायोडायवर्सिटी को अपन इनडायरेक्टली कंज़र्व कर रहे हैं, ठीक है? क्लाइमेटिक रेगुलेशंस में भी बायोडायवर्सिटी अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है? और इकोसिस्टम रेज़िलियंस, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो वापस रेज़िलियंस मतलब पुनः प्रतिस्थापित हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक, कोई भी डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है? तो वो अपने आप को वापस रीसाइलेंस वो अपने आप को वापस उसी कंडीशन में लाने में सक्षम है, ठीक है? इसके अलावा अपन बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। Loss of biodiversity refer to the decline in the variety and abundance of living organism within the ecosystem across landscape. अब कुछ-कुछ बायोडायवर्सिटी लॉस को डिफाइन करने के लिए कुछ-कुछ मैंने की फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में रह रहा है, उसी को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके हैबिटेट को मैंने डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो ऑब्वियसली वो वाले जीवों के तो रहने की आफत आ जाएगी, तो हो सकता है कि वो उनका लॉस हो जाए, हो सकता है वो लोग मर जाए, ठीक है? रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, ठीक है? अ,
One of the leading causes of biodiversity loss is the habitat destruction, including deforestation, urbanization, con- conversion of natural habitats for agricultural and infrastructural development. Okay, अब अपन ने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन क्यों किया था? अपन को शौक आया था क्या कि अपन जाके किसी जानवर का वो घर पे अटैक करके आ जाते हैं? ऐसा तो कुछ था नहीं। अपन ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह ले ली है, ठीक है? अब इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो गया, मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गई, एक्सेस में बारिश हो गई है, एक्सेस में कहीं सूखा पड़ गया है, ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से ग्रो तो नहीं होने देंगे, ठीक है? तो ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बन सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक अच्छी वाली प्रॉब्लम ये है, इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है? ये ह्यूमन ने अपनी डेड होशियारी दिखाई और उसका ये नतीजा उनको देखने को मिला कि इन्वेसिव स्पीशीज वहाँ की लोकल स्पीशीज की जान की आफत बन गई, ठीक है? इन्वेसिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाय द ह्यूमंस ने या तो इंटेंशनली कुछ किसी दूसरी जगह से उसको लाया था या फिर अनइंटेंशनली उस एरिया में आ गई, ठीक है? फिर आउटकम नेटिव स्पीशीज आउट कम्पीट नेटिव स्पीशीज, कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज आई उस एरिया की लोकल स्पीशीज को उसने वहां से हटा दिया। प्रे अपॉन देम और इंट्रोड्यूस डिजीज, या तो उनके ऊपर प्रे मतलब उनके ऊपर फीड करेगी तो उनको डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर वहां पे कोई बीमारी फैला देगी, लीडिंग टू डिक्लाइन इन नेटिव बायोडाइवर्सिटी। तो इस टाइप से इन्वेजिव स्पीशीज के कारण वहां की नेटिव बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो गया, या तो वो उसके ऊपर फीड कर रही है या फिर उसके अंदर कोई बीमारी फैला रही है, उसको अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होने दे रही है, इस कारण इन्वेजिव स्पीशीज आफत बन गई नेटिव बायोडाइवर्सिटी वहाँ के एरिया की लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी रिसोर्सेज का एक्सेस में यूज लेना, अति दोहन करना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, ठीक है? तो अगेन ये जितनी ये ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें दिख रही है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको कहानी के जैसे सिर्फ पढ़नी है, ठीक है? इसके बाद में पॉल्यूशन भी बायोडाइवर्सिटी के लिए आफत बना हुआ है। फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन, कोई भी हैबिटेट का अगर ये अपन ने फ्रेगमेंटेशन कर दिया अपने किसी इंटेंशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए लॉस होगा। डिजीज आउटब्रेक्स, कोई भी पॉपुलेशन है उसमें एक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई तो उस पॉपुलेशन का नंबर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। लेक ऑफ कंजर्वेशन मेन्यूर्स, अब अपन बायोडाइवर्सिटी के इतने सारे बेनिफिट्स अपन को पता है, लेकिन फिर भी अपन ने उसको कंजर्व करने के लिए एज सच कोई पॉलिसीज लाई नहीं है। पॉलिसीज लाए तो उनके लिए अपन को सफिशिएंट फंड नहीं मिला, ठीक है? और सफिशिएंट फंड भी मिल गया तो सही से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ठीक है? तो कंजर्वेशन के लिए अपन खुद ही कंजर्वेशन मेजर्स बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम में जितनी दूसरी प्रक्रियाएं हो रही है उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो या फिर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग टाइप की स्पीशीज को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक अच्छा खासा कारण बन चुकी है, ठीक है? इसके बाद में बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण अपन ने देख ली कि किन किन टाइप से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। अब इसको कंजर्व करना भी तो अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो इसको कंजर्व करने के लिए अपन कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं ताकि अपनी बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, ठीक है? जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी किसी एरिया की, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होगा, उतना ही अपना एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसमें अपन इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। Biodiversity conservation refer to the effort in it protecting, preserving, and restoring the varieties and abundance of living organism within ecosystem and across the landscape. कुछ कुछ की एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले हैबिटेट प्रोटेक्शन, जो मैं आपको अब ये पता है कंजर्व कैसे कर रहे हैं अपन, जो लॉस के जो रीजंस मैंने यहाँ पे बताए थे
यहाँ पे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना लॉस का कारण बन चुका था, तो अपन इसमें सुधार कर दिया मान लो अपन ने, तो कंजर्व हो गई बायोडायवर्सिटी। ये जितने अपने नेगेटिव पॉइंट्स है इन पे अपन काम करके कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया अपन ने। स्पीशीज कंजर्वेशन, दिस में इन्वॉल्व हैबिटेट रिस्टोरेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग की प्रोसेस के बारे में आप ये अपनी यूजी और पीजी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इंटेंशनली अपन किसी भी स्पीशीज को, अपन को पता लग गया कि मान लो कोई जगह है वहां पे क्रोकोडाइल का नंबर घटता जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इंटेंशनली क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग करा देंगे इससे क्या होएगा, उनके नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अपनी देख रेख में वैज्ञानिक कारणों की वैज्ञानिक तकनीक के साथ अपन वहां पे ब्रीडिंग की प्रोसेस करा रहे हैं, तो वो हो गई कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि स्पीशीज कोई विलुप्त होने वाली है तो वो हो सकता है विलुप्त होने से बच जाए। बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करेंगे, reintroduction initiatives and measures to address threats such as poaching, illegal wildlife trades, and habitat destruction. Ecosystem restoration. Ecological restoration projects aim to rehabilitate damaged landscape, री-एस्टेब्लिश नेटिव वेजिटेशन। अब अपन पहले मैंने लॉस का क्या कारण बना हुआ था, इनवेजिव स्पीशीज। अब इनवेजिव स्पीशीज बाहर वाली जो स्पीशीज है उनको बिल्कुल नहीं आने दूंगी, उसके बजाय मैं क्या करूंगी कि वहाँ के जो लोकल वेजिटेशन है उसी को ग्रो करने में ज्यादा ध्यान दूंगी। तो इस टाइप से भी वो आसपास की कोई स्पीशीज पे खतरा नहीं बनेगी, इनवेजिव स्पीशीज, ठीक है। तो और वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। Reintroduce native species to their natural habitats. सस्टेनेबल लैंड यूजेस प्रैक्टिसेस, लैंड कोई भी लैंड एरिया खाली पड़ा है तो उसको अपन बहुत अच्छे से ऑप्टिमम तरीके से किस टाइप से यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशंस। Participatory approaches empower communities to manage their natural resources, support livelihood, and conserve biodiversity. Legislation and policies framework, अपन ने क्या कोई पॉलिसीज का फॉर्मेशन किया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हैं ताकि अपन बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से बचा पाए, तो उसके बारे में भी अपन को ध्यान देना होगा। लोगों में एजुकेशन, लोगों को बायोडाइवर्सिटी के फायदों के बारे में बताना होगा ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाए, ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में अवेयरनेस फैलानी होगी कि अगर यदि अपने अपन ने अभी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया तो अपन को इन फ्यूचर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये अवेयरनेस भी अपन को लोगों के अंदर फैलानी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये एक बिल्कुल ग्रोइंग रिसर्च एरिया है। अपन रिसर्च करके हाँ पहले रिसर्च करेंगे कि कौन से एरिया में बायोडाइवर्सिटी कितनी कम है, क्या स्कोप है वहाँ के, ठीक है। उसके बारे में फिर वहाँ की मॉनिटरिंग करते जाएंगे ओवर द टाइम, तो इस टाइप से भी अपन अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हॉटस्पॉट के बारे में। ये हॉटस्पॉट्स होते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये हॉटस्पॉट है क्या। क्या ये अपने मोबाइल डेटा वाला और वाईफाई हॉटस्पॉट वो वाला हॉटस्पॉट है या कोई और चीज है ये हॉटस्पॉट। According to conservation international, a region must fulfill the following two criteria qualify as a hotspot. अब हॉटस्पॉट बनने के लिए इसके पास कुछ इसकी खुद की क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि अपन किसी के लिए हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हैं तो अपने पास खुद का मोबाइल डेटा होना चाहिए। खुद का मोबाइल डेटा होने के लिए उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। अब खुद का 1.5 GB खत्म कर दिया तो दूसरे को क्या तुम हॉटस्पॉट दे दोगे, ठीक है। तो खुद के पास भी अच्छे खासा अमाउंट में नेट होएगा तभी मोबाइल डेटा बचा हुआ रहेगा, तभी तो किसी के लिए हॉटस्पॉट ऑन करोगे। तो ऐसा सही कुछ अपने एनवायरनमेंट में हो रहा है। The region should have at least 1500 species of vascular plants. It should have a high degree of endemism. वहाँ के जो एंडेमिक स्पीशीज है, वहाँ के जो लोकल स्पीशीज है, उनकी कम से कम 1500 प्लांट की वेराइटीज होनी चाहिए। प्लांट भी हर कोई से हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं आपको पता है क्या, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो वो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। तो कम से कम 1500 प्लांट्स होने चाहिए, वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए।
वहीं के लोकल प्लांट्स होने चाहिए, वेस्कुलर होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपन को, ठीक है? तो 1.5 जीबी वाला 1.5 की जगह ये 1500 स्पीशीज़ हो गया है, इसको अपन ध्यान में रख लेना। अपने वाला जो हॉटस्पॉट है उसमें तो 1.5 जीबी है, लेकिन ये वाला जो हॉटस्पॉट है यहाँ पे 1500 प्लांट स्पीशीज़ है, इसको ध्यान में रख लेना। वेस्कुलर प्लांट्स की एंडेमिज्म और वहीं की उसी एरिया की लोकल स्पीशीज़ होनी चाहिए, ठीक है? इट मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिtat, इट मस्ट बी थ्रेटेंड। अब वहाँ के ओरिजिनल हैबिटाट की ऑलमोस्ट 30% स्पीशीज होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि अपन ने आर्टिफिशियली कोई बहुत बड़े गार्डन का फॉर्मेशन कर लिया तो वो क्या हॉटस्पॉट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है? 30% वहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है? और हो सकता है कि अभी इन पे ओवर द टाइम कोई खतरा मंडरा रहा हो, ऐसे एरियाज को अपन कंसिडर करेंगे एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अभी हॉटस्पॉट्स इंडिया में कितने हैं, कौन कौन से एरियाज को अपन ने एज ए हॉटस्पॉट कंसिडर किए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो अपना हिमालय रीजन है, यदि आपने कभी इंडिया का मैप देखा हो, बनाना तो मुझे भी नहीं आता, कुछ कुछ ऐसा सा, ठीक है? तो एक तो ये जो हिमालय वाला रीजन है ये सारा आ जाएगा हॉटस्पॉट में। इंडो बर्मा रीजन और इधर वेस्टर्न घाट है, सुंडालैंड से, और इंडो बर्मा रीजन है, इधर इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है?